मैं ऑफिस में गेम खेलते हुए स्लैकिंग ऑफ कर रहा था। तभी मेरी नज़र पड़ी कि मेरा माउस कर्सर स्क्रीन से बाहर निकल आया है। हाँ, क्या मैंने कल रात खुद को कुछ ज्यादा ही रिवॉर्ड कर लिया था और अब हेल्यूसिनेशन हो रहा है? बिना कुछ सोचे मैं माउस हिलाता हूँ और हल्का सा क्लिक करता हूँ। मेरा वाटर कप तुरंत जमीन पर गिरकर टूट जाता है। मैं खुशी से भर जाता हूँ। ये माउस सच में रियल ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है। मतलब ये तो बिल्कुल टेलीकिनेसिस है। मैं तुरंत कर्सर को उन 1 लाख युआन पर ले जाता हूँ जो मैंने अभी बैंक से निकाले थे। आदत से मजबूर होकर राइट क्लिक करता हूँ और हवा में अचानक मेरे कंप्यूटर के माउस जैसा एक मेन्यू खुल जाता है। बिना सोचे मैं कॉपी पर क्लिक करता हूँ, फिर पेस्ट पर। अगले ही पल हवा से एक पूरा कैश का बंडल प्रकट हो जाता है। मैं उस पैसों के ढेर को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। ये सच में काम कर गया। मैं इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ कि खुशी से उछल पड़ूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं जिंदगी की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला हूं और किसी अमीर खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा। लेकिन अगले ही पल मेरी नज़र नोटों के सीरियल नंबर पर पड़ती है। सभी नोटों के नंबर बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं एक और नोट निकालकर चेक करता हूँ, उसका नंबर भी वही है। यानी ये सारे नोट काउंटरफीट हैं। अगर मैंने ये पैसे इस्तेमाल किए तो देर सवेर पकड़ा ही जाऊंगा। तो फिर मैं अमीर कैसे बनूं? मजबूरी में मैं माउस को फिर से उन पैसों पर ले जाकर डिलीट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं पागलों की तरह टेस्ट करना शुरू कर देता हूँ। मैं कर्सर को एक पेन पर ले जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, फिर पेस्ट। अगले ही पल एक और पेन हवा से प्रकट हो जाता है। मैं कॉपी वाला पेन उठाकर पेपर पर लिखता हूँ। वो ओरिजिनल पेन की तरह ही है। मैं लगातार टेस्ट करता रहता हूँ, लेकिन इसी बीच प्रीटी डायरेक्टर पता नहीं कब मेरे ठीक पीछे आकर खड़ी हो जाती है। मैं माउस की नई पावर में इतना खो गया था कि जिस गेम को ऑफिस में टाइम पास करने के लिए खोला था उसे बंद करना ही भूल गया। केविन, फिर से स्लैकिंग ऑफ? इस महीने तीसरी बार। क्या तुम्हें यह जॉब करनी भी है? इतना कहकर वो मेरे बाल पकड़कर मुझे खींचने लगती है। मैं तुरंत हाथ उठाकर उसकी कलाई झटक देता हूँ। वो गुस्से से भड़क उठती है। हे केविन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये मत समझना कि मैं प्रिंसिपल से कहकर तुम्हें निकलवा नहीं सकती। और वो ब्लफ नहीं कर रही थी। आखिर प्रिंसिपल उसका पिता था। मैं बेखौफ होकर कहता हूँ, हाँ, निकलवा दो, जैसे मैं तुमसे डरता हूँ। वो ताने मारते हुए कहती है, वाह केविन, आज तो बड़े हिम्मत वाले बन रहे हो। लगभग 30 साल के हो गए हो। मुझ पर आवाज ऊंची करने की हिम्मत कहां से आ गई? वो बोल ही रही होती है कि मेरे हाथ का माउस अपने आप उसकी तरफ एम हो जाता है। मैं राइट क्लिक करता हूं, बड़ी मुश्किल से कॉपी और पेस्ट दबाने की इच्छा को रोकता हूं। तभी मुझे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देता है, डिटेल्स। डिटेल्स? इसका क्या मतलब है? जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूं, विवियन की पूरी इंफॉर्मेशन तुरंत सामने आ जाती है। मुझे चुप देखकर वो कहती है, कुछ बोलोगे? मेरी बात सुनी या नहीं? मैं कहता हूं, हर बात पर अपने पिता का रौब मत झाड़ो। तुम्हें अपना कैरेक्टर नहीं पता? और सुन लो, मैं बहुत जल्द अमीर बनने वाला हूं। लग्जरी कार्स चलाऊंगा, मैंशन में रहूंगा और शायद तुम्हें अपनी सेक्रेटरी भी रख लूं। वो हंसते हुए कहती है, हाँ केविन, तुम्हारा रिकॉर्ड देखकर तो हंसी ही आ रही है। इस स्कूल के बाहर तुम्हारी कोई औकात नहीं। सुन लो केविन, अगर ऐसा दिन सच में कभी आ गया तो मैं घुटनों पर बैठकर तुम्हारे लिए लव सॉन्ग गाऊंगी। मैं कहता हूं, रुको जरा, इसे रिकॉर्ड कर लेता हूं, फिर से बोलो। हिम्मत है? इतना कहकर मैं अपना फोन निकालता हूं और कैमरा ऑन कर देता हूं। मैं उसे उस प्रिटी डायरेक्टर की तरफ कर देता हूं जो हर बार खुद को रिवॉर्ड करने पर मेरे दिमाग में आ जाती थी। वो कहती है, डर किस बात का? मैं, विवियन, यही कहती हूं। अगर केविन स्कूल छोड़ने के बाद सच में लग्जरी कार चलाने लगे और मैंशन में रहने लगे तो मैं उसके सामने नेकेड होकर गाना गाऊंगी। मैं मुस्कुराते हुए कहता हूं, बहुत बढ़िया, सब रिकॉर्ड हो गया। यहां मौजूद सभी लोग गवाह हैं। बाद में मुकरना मत। इतना कहकर मैं फोन ऑफ कर देता हूं और उसे जवाब देने का मौका भी नहीं देता। मैं अपना स्टाफ बैज डेस्क पर फेंक देता हूं। मैं क्विट करता हूं आज से। विवियन, बस इंतजार करना। कुछ ही दिनों में मैं लग्जरी कार लेकर तुम्हें लेने आऊंगा और तुमसे वही गाना गवाऊंगा। उसके चेहरे पर तिरस्कार और हैरानी का मिला जुला भाव था, जबकि मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टाफ ऑफिस से बाहर निकल जाता हूं। स्कूल गेट से बाहर आते ही बिना पीछे देखे मैं सीधे सबसे नजदीकी एंटीक मार्केट की तरफ निकल पड़ता हूं। मैं पहले ही पैसे कमाने का प्लान बना चुका था। अगर मेरा माउस किसी भी आइटम की डिटेल्स दिखा सकता है तो एंटीक की पहचान करना मेरे लिए बच्चों का खेल है। अपने इस अनस्टॉपेबल माउस को मजबूती से पकड़कर मैं पैनजुआन एंटीक मार्केट पहुंच जाता हूं। सामने फैली अनगिनत दुकानों की कतारें मुझे एक अनछुई गोल्ड माइन जैसी दिखाई देती हैं। मैं ऐसे दिखावा करता हूं जैसे आराम से घूम रहा हूं, लेकिन जेब के अंदर ही अंदर माउस चला रहा हूं। कर्सर सिर्फ मुझे दिखाई देता है। वो रियल वर्ल्ड में आजादी से घूमता है। एक स्टॉल से दूसरी स्टॉल तक जाता हुआ अचानक एक मिस्टीरियस बुक पर रुक जाता है जिसकी कीमत 100 मिलियन युआन लिखी होती है। मैं एक्साइटेड होकर तुरंत उसकी तरफ भागता हूं, लेकिन उससे पहले ही मेरे पास खड़ा एक आदमी वुडन बॉक्स उठा लेता है और उसका ढक्कन खोल देता है। अंदर ड्रैगन पैटर्न से नक्काशी की हुई एक जेड सील रखी होती है। ओह, बढ़िया सील है। कितने की है? वेंडर मुस्कुराकर कहता है, वाह, आपकी नजर कमाल की है। नीचे लिखा इंस्क्रिप्शन देखिए, मैंडेटेड बाय हेवन, मेड ब्रिंग इटर्नल प्रॉस्पेरिटी। ये पूरे हीज जेड से बनी इंपीरियल जेड सील है। अगर पसंद हो तो सिर्फ 1 लाख। हीज जेड इंपीरियल सील?
इस वेंडर की हिम्मत तो देखो। अगर ये सच में इंपीरियल सील होती तो अब तक खुद ही एम्परर बन बैठा होता। मैं माउस से उसकी डिटेल्स चेक करता हूँ। चीप डाइड रॉक, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट मे कॉज स्किन इरिटेशन। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। ये वेंडर सबको बेवकूफ समझता है। कोई भी समझदार इंसान इसे नहीं खरीदेगा। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसने मुझे हैरान कर दिया। डील, मैं कार्ड से पे करूंगा। वेंडर हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, आज आपने बड़ा सस्ता सौदा कर लिया। ये सुनकर मैं दंग रह जाता हूं। क्या किसी ने सच में इसे खरीद लिया? फिर उस आदमी की नजर उसी वुडन बॉक्स पर पड़ती है जिसे मैं देख रहा था। वेंडर कहता है, इसे भी रख लीजिए। दिखने में पुराना है लेकिन अपने आप में ट्रेजर है। हमारी अच्छी जान पहचान हो गई है, इसलिए फ्री। वो आदमी हंसते हुए कहता है, बहुत धन्यवाद। लेकिन तभी उसकी नजर बॉक्स के बिल्कुल नीचे जाती है। वहीं वो 100 मिलियन युआन वाली बुक रखी होती है जिसे मेरे माउस ने हाईलाइट किया था, और वो उसे तुरंत बाहर निकाल लेता है। अब उसे पाने का मेरा आखिरी मौका भी खत्म हो चुका था। मैं लगभग हार मानकर जाने ही वाला था कि तभी वो आदमी बुक को उलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने वेंडर से पूछा, रिफैक्टरिंग, इंप्रूविंग द डिजाइन ऑफ एग्जिस्टिंग कोड, क्या ये भी एंटीक है? हाँ, ये तो मॉडर्न बुक लग रही है। फिर मेरा माउस क्यों कह रहा है कि इसकी कीमत 100 मिलियन है? क्या माउस में कोई ग्लिच आ गया? तभी माउस पर लिखा आता है, फॉर्च्यून हिडन विद इन दीज पेजेस, ए मिस्टीरियस बुक वर्थ 100 मिलियन। माउस पर लिखा आता है, मार्केट वैल्यू 100 मिलियन युआन। लेकिन अगर कोई इसे मुझसे पहले ले गया तो? तभी वेंडर हंसते हुए कहता है, हाँ, ये तो बस हिलती हुई टेबल का पैर टिकाने के लिए रखा है। वो आदमी बुक वापस रख देता है। इतनी बेकार चीज को टेबल प्रॉप की तरह इस्तेमाल कर रहे हो? क्या वेस्ट है? इसे फेंक ही दो। मैं चलता हूं। उसके जाते ही मैं तुरंत आगे बढ़ता हूं। सर, क्या मैं ये बुक देख सकता हूं? वेंडर मुझे घूर कर कहता है, देखना चाहते हो? रुको, पहले मैं चेक कर लेता हूं। मेरी अचानक दिलचस्पी देखकर उसे शक हो जाता है। वो बुक को पेज दर पेज पलट कर देखने लगता है। अंदर उसे कुछ भी अजीब नहीं मिलता। तभी वो मुझे बुक देता है, संभाल कर, यंग मैन, ये एंटीक है। मैं मन ही मन सोचता हूं, सर, आपका दिमाग सच में खराब हो गया है। पीछे पब्लिकेशन डेट साफ छपी हुई है। ये बुक सिर्फ 2 साल पहले पब्लिश हुई थी, और अभी जो आदमी था वो इसे जंक समझकर फेंकने वाला था। फिर आप इसे एंटीक कैसे कह रहे हो? वेंडर पूछता है, तो फिर तुम्हें ये क्यों चाहिए? मैं कहता हूं, मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, ये मेरी फील्ड की बुक है। चलिए, इसकी प्राइस बताइए। मेरी बेचैनी देखकर वेंडर को फिर से शक हो जाता है। वो बुक वापस छीन लेता है और इस बार उसे और भी ध्यान से देखने लगता है। मैं घबरा जाता हूं। ये आदमी बड़ा तेज है। कहीं इसे सच में कुछ मिल तो नहीं गया? क्या इसके अंदर कोई रेयर स्टैम्प छुपा है जिसकी कीमत 100 मिलियन हो? मैं घबराकर उसकी हर हरकत देखता रहता हूं। आखिरकार वो बुक वापस मेरी तरफ फेंक देता है। बस 300 बक्स दे दो। एंटीक तो नहीं है, लेकिन आउट ऑफ प्रिंट है। मैं एक पल भी बर्बाद नहीं करता और तुरंत कोड स्कैन करके पेमेंट कर देता हूं। आसपास खड़े लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अरे, ये तो कोडिंग बुक लग रही है। आउट ऑफ प्रिंट? कैसी आउट ऑफ प्रिंट? शाइनुआ बुक स्टोर में तो कुछ ही पैसों में मिल जाती है। दूसरा कहता है, देखो, ये कैसे मुस्कुरा रहा है। नहीं, ये तो खुशी से पागल हो रहा है। जरूर उस बुक में कुछ गड़बड़ है। एक आदमी मुझसे पूछता है, यंग मैन, क्या तुमने कोई बड़ा बार्गेन मार लिया? क्या मेरी मुस्कान इतनी साफ दिखाई दे रही थी? मैं बुक को फिर से देखने लगता हूं। बुक खुद तो बिल्कुल साधारण है। इसका मतलब 100 मिलियन युआन की वैल्यू इसके अंदर कहीं छुपी हुई है। मैं एक एक पेज पलटकर देखने लगता हूं। सारे पेजेस बिल्कुल साफ हैं, कोई नोट्स नहीं, कुछ भी अलग नहीं। लोग मुझे देखते हुए फुसफुसाने लगते हैं। क्या ये इसमें कुछ ढूंढ रहा है? कहीं अंदर कुछ छुपा तो नहीं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वेंडर तो पहले ही चेक कर चुका है। दर्जनों पेजेस पलटने के बाद मैं अचानक रुक जाता हूं। मैं एक पेज को उंगलियों से पकड़ लेता हूं। ऊपर ब्लैंक मार्जिन में किसी ने ब्लू बॉल पॉइंट पेन से नंबर्स और लेटर्स की एक लाइन लिख रखी थी। मैं उसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ता हूं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। ये आखिर है क्या? कोई कोड ब्रेकिंग पजल? क्या 100 मिलियन इसी नंबर्स और लेटर्स की स्ट्रिंग में छुपे हैं? तभी मेरे बगल में खड़ा चश्मा पहने एक आदमी अचानक चौंक जाता है। वो जल्दी से मेरी तरफ आता है। यंग मैन, मुझे ये बुक बहुत पसंद आई है। क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? मैं हैरान होकर पूछता हूं, क्यों? क्या ये आउट ऑफ प्रिंट है या इसकी कलेक्टर्स वैल्यू है? वो कहता है, मैं पहले ही चेक कर चुका हूं। ये ऑनलाइन ब्रांड न्यू मिल जाती है। ये बिल्कुल भी आउट ऑफ प्रिंट नहीं है। मेरे पास भी इसकी एक कॉपी है। अगर चाहिए तो मैं अपनी 1000 बक्स में बेच दूं। उसकी बेचैनी देखकर मैं हैरान रह जाता हूं। एक साधारण बुक के लिए कोई इतना उतावला क्यों है, जबकि वेंडर खुद कह चुका है कि इसमें कुछ खास नहीं। तभी मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधती है। मैं शायद कुछ समझ गया हूं। अभी जैसे ही मैं इस नंबर्स और लेटर्स वाली स्ट्रिंग पर पहुंचा, तभी इसे बुक खरीदने की जल्दी क्यों हुई? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, या फिर वही है जो मैं सोच रहा हूं? मैं पूछता हूं, तुम्हें सच में ये बुक चाहिए? वो तुरंत कहता है, हाँ, मुझे ये बुक बहुत पसंद है। तो कितना दोगे? 10,000। मैं सिर हिलाता हूं, बहुत कम है। वो पूछता है, तो तुम्हारे हिसाब से कितना? मैं सीधे कहता हूं, 1 मिलियन दोगे? बिना एक पल सोचे वो जवाब देता है, नो प्रॉब्लम।
अब मुझे पूरा यकीन हो जाता है, इस आदमी का असली टारगेट बुक नहीं है। इसका टारगेट वही नंबर्स और लेटर्स की स्ट्रिंग है। मुझे अभी तक नहीं पता कि उसका मतलब क्या है, लेकिन इसे ज़रूर पता है। और सिर्फ पता ही नहीं, इसे यह भी पता है कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। वरना कोई एक साधारण बुक के लिए 1 मिलियन क्यों देगा? भीड़ दंग रह जाती है। क्या? एक बुक के लिए 1 मिलियन? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो आदमी कहता है, अगर बेचोगे तो यहीं डील कर लेते हैं। लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अरे ये तो पुरानी बुक है, शायद असली बार्गेन तो यही मारना चाहता है। जरूर इस बुक में कुछ खास है। जो आदमी एक बुक पर 1 मिलियन खर्च कर सकता है, वो बेवकूफ तो नहीं होगा। बात तो सही है, लेकिन खास है क्या? पूरी भीड़ सोचने लगती है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी मैं उस नंबर्स और लेटर्स वाली स्ट्रिंग की तरफ इशारा करता हूं। तुम्हारा असली टारगेट बुक नहीं है, तुम्हें ये चाहिए। सही कह रहा हूं ना? वो आदमी कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसका चेहरा बता देता है कि मैंने बिल्कुल सही निशाना लगाया है। उसे सच में इसी स्ट्रिंग की तलाश थी। लेकिन फिर एक और अजीब बात मेरे दिमाग में आती है। अगर वो इस स्ट्रिंग के लिए 1 मिलियन देने को तैयार है, जबकि अब यहां मौजूद इतने लोग इसे देख चुके हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। इतनी भीड़ इसे देख चुकी है, फिर भी वो इसे खरीदना चाहता है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, ये स्ट्रिंग 1 मिलियन से कहीं ज्यादा की है। ये सुनते ही चश्मे वाला आदमी अंदर ही अंदर घबरा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने बहुत जल्दीबाजी कर दी। उसे इतनी बड़ी प्राइस ऑफर नहीं करनी चाहिए थी। उसे बुक में इतनी इंटरेस्ट भी नहीं दिखानी चाहिए थी। अब मैं सब समझ चुका हूं। वो मन ही मन सोचता है, लेकिन मैं करता भी क्या? अगर बुक पसंद होने का बहाना नहीं बनाता तो कोई और वजह ही नहीं थी, और जो भी बहाना देता वो झूठा लगता। उसका दिल बेचैनी से जल रहा था। उसे महसूस हो चुका था कि शायद अब ये बुक उसके हाथ नहीं लगेगी। वो खुद को संभालते हुए कहता है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। मुझे सच में ये बुक पसंद है। इसका किसी कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं। सच कहूं तो अब मुझे इसे खरीदना भी नहीं है। ऐसा करो, पूरी बुक पलट कर देख लो। अगर बाकी सब करंट पब्लिश्ड एडिशन जैसा ही निकला तो इसकी कोई कलेक्टर्स वैल्यू नहीं है। मैं मुस्कुराकर कहता हूं, तुम्हारी चाल तो आधे किलोमीटर दूर से भी सुनाई दे रही है। तुम्हारा असली टारगेट यही स्ट्रिंग है। लेकिन अब जब इतने लोग इसे देख चुके हैं, तो अगर ये पहले प्राइसलेस भी थी, अब इसकी वैल्यू खत्म हो जानी चाहिए थी। फिर भी तुम मुझे पूरी बुक पलटने के लिए कह रहे हो। यानी आगे भी ऐसी और स्ट्रिंग्स हो सकती हैं। अब मेरा शक लगभग यकीन में बदल चुका था। मैं सिर हिलाता हूं, बुक को इस तरह सीधा पकड़ता हूं कि उसके पेजेस सिर्फ मुझे दिखाई दें, और फिर उसे पलटना शुरू करता हूं। जैसा मैंने सोचा था, कुछ पेजेस बाद मुझे एक और स्ट्रिंग मिल जाती है। करीब 20 से ज्यादा पेजेस आगे फिर से ऊपर मार्जिन में ब्लू बॉल पॉइंट पेन से 3 पूरी लाइंस लिखी हुई थी। ये आखिर है क्या? चश्मे वाला आदमी तुरंत कहता है, तुम इसे जोर से पढ़ दो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा इसे डिकोड करने में। मैं हंसते हुए कहता हूं, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अगर तुम चुप रहोगे तो क्या मैं खुद पता नहीं लगा लूंगा? यहां सैकड़ों लोग खड़े हैं, क्या सिर्फ तुम ही इसे डिकोड कर सकते हो? बार्गेन मैं मारता हूं, मुझसे कोई बार्गेन नहीं मार सकता। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि इस बुक की 100 मिलियन युआन की वैल्यू इन्हीं 2 स्ट्रिंग्स में छुपी हुई है। 100 मिलियन बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं। मैं अपने डैड से पूछ लूंगा, वो भी प्रोग्रामर हैं, उन्हें जरूर समझ आ जाएगा। फिर मैं खुद ही रुक जाता हूं। रुको, मैं भी तो प्रोग्रामर हूं। लेकिन ये स्ट्रिंग किसी कोड जैसी भी नहीं लग रही। अब काफी देर हो चुकी थी। मैं सोचता हूं, चलो पहले किसी टी हाउस में बैठकर आराम करता हूं। बाकी सब लोग अब जा सकते हैं। इतना कहकर मैं सीधे पास के एक टी हाउस की तरफ चल देता हूं। रही बात बुक की उन 2 स्ट्रिंग्स की, कोई जल्दी नहीं। एक ना एक दिन मैं उनका मतलब जरूर पता लगा लूंगा। मैं तो आराम से वहां से निकल जाता हूं, लेकिन पीछे कुछ लोग तड़पते रह जाते हैं, खासकर वो चश्मे वाला आदमी और वहां मौजूद भीड़, जिनकी क्यूरियोसिटी अब चरम पर थी। कुछ लोग तो तुरंत फोन निकालकर दूसरों से पूछने लगे कि आखिर ये नंबर्स और लेटर्स क्या हैं, जिनकी कीमत 1 मिलियन तक हो सकती है। जैसे जैसे ये खबर फैलने लगी, उसी समय एक आलिशान मैंशन में लीडिंग एआई टेक कंपनी का पार्टनर मार्कस अपने ही प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहा था। उसी वक्त मार्कस अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहा होता है कि तभी उसका फोन बज उठता है। कॉल बीच में आने से वो चिढ़ जाता है। मार्कस, जरा मेरे लिए इस स्ट्रिंग को देखो, इसका मतलब क्या है? मार्कस भौहें सिकोड़ते हुए कहता है, एक स्ट्रिंग? तुम्हारे पास बहुत फालतू टाइम है क्या? मैं अभी टेस्टिंग के बीच में हूं। सामने वाला हंसते हुए कहता है, अरे प्रोग्रामर तो सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं जानता हूं। ये किसी और के बस की बात नहीं है, इसलिए तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मार्कस कहता है, भेज दो, लाइन पर बने रहो। मार्कस मैसेज खोलता है और उस स्ट्रिंग को देखता है। एक नजर पड़ते ही उसे वो जानी पहचानी सी लगती है। वो तुरंत पूछता है, ये तुम्हें किसने भेजी? सामने वाला जवाब देता है, ये एक कोडिंग बुक में लिखी हुई थी। पहले ये तो बताओ कि ये है क्या? मार्कस थोड़ी देर सोचकर कहता है, इंटरेस्टिंग। पहले तो बस फैमिलियर लग रही थी, इसलिए पक्का नहीं था। लेकिन अब जब तुमने कहा कि ये कोडिंग बुक में लिखी थी, तो अब मैं 7080% श्योर हूं। सामने वाला बेचैन होकर कहता है, जल्दी बताओ भी। मार्कस गहरी सांस लेकर कहता है, ये स्ट्रिंग शायद एक बिटकॉइन पब्लिक की है। बिटकॉइन? क्या तुम श्योर हो? काफी हद तक।
8.0%। और इसे कंफर्म करना बहुत आसान है। मुझे 1 मिनट दो, इतना कहकर मार्कस कॉल काट देता है और ब्राउजर खोलता है। वो एक ब्लॉकचेन लुकअप वेबसाइट पर जाता है और उस स्ट्रिंग को टाइप कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में पेज लोड हो जाता है और स्क्रीन पर इंग्लिश इंटरफेस दिखाई देता है। लगभग 10 सेकंड्स बाद मार्कस गहरी सांस खींचता है और शॉक में गाली निकाल देता है। हे भगवान, इसमें 280 से भी ज्यादा बिटकॉइन पड़े हैं। सामने वाला हैरानी से कहता है, बस 280? ज्यादा तो नहीं है? मार्कस लगभग चिल्लाते हुए कहता है, ज्यादा नहीं भाई, कुछ बोलने से पहले बिटकॉइन की प्राइस तो देख लिया करो। रहने दो, मत देखो। आज बिटकॉइन 60,000 प्रति कॉइन पर ट्रेड कर रहा है। ये सुनते ही सामने वाला सन्न रह जाता है। इतना महंगा? तो 280 कॉइन्स मतलब 16.92 मिलियन। मार्कस तुरंत कहता है, 16.92 मिलियन। लेकिन याद रखो, वो 60,000 यूएस डॉलर्स हैं। डॉलर्स! डॉलर्स! आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से उसकी वैल्यू एक 00 मिलियन युआन से भी ज्यादा है। सामने वाला हिल जाता है। मार्कस, रुको, मेरे तो पैर ही जवाब दे गए। मार्कस तुरंत चेयर पर रखा अपना सूट जैकेट उठाता है। समझाने का टाइम नहीं है, जल्दी निकलो, एयरपोर्ट पर मिलो और बाकी लोगों को भी कॉल करो। एयरपोर्ट? क्यों? मार्कस गंभीर आवाज में कहता है, हम उस वेंडर को ढूंढने जा रहे हैं और किसी भी कीमत पर वो बुक खरीदेंगे, जितनी जल्दी हो सके। हमें बाकी सब लोगों से पहले पहुंचना होगा। बायर को यह पता चलने से पहले कि यह बिटकॉइन पब्लिक की है, हमें बुक हासिल करनी होगी। सामने वाला कहता है, लेकिन किसी ने तो पहले ही 1 मिलियन ऑफर किया था, फिर भी उसने नहीं बेची। मार्कस जवाब देता है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि प्राइस कम थी। अगर 1 मिलियन में नहीं मानी तो 2 मिलियन, 3 मिलियन, जितना देना पड़े देंगे। सामने वाला फिर पूछता है, मार्कस, अगर हमें ये पब्लिक की मिल गई तो क्या हम सारे पैसे निकाल सकते हैं? मार्कस सिर हिलाकर कहता है, नहीं, बिटकॉइन में सिर्फ पब्लिक की नहीं होती, प्राइवेट की भी होती है, और एड्रेस भी चाहिए। पब्लिक की को बैंक कार्ड नंबर समझो। ट्रांजैक्शन के दौरान उसे शेयर किया जा सकता है। कार्ड नंबर ही बिटकॉइन एड्रेस की तरह होता है जहां कॉइन्स भेजे जाते हैं, और प्राइवेट की कार्ड के पिन की तरह होती है। अब समझ आया? सामने वाला कुछ पल चुप रहता है। तो फिर भी हमें वो बुक खरीदनी चाहिए? क्या ये रिस्की नहीं है? मार्कस बिना झिझक कहता है, 1 मिलियन देकर भी अगर चांस मिलता है तो वो अभी भी बार्गेन ही है। अब जल्दी करो, देर हुई तो मौका हाथ से निकल जाएगा। अगली सुबह मैं जल्दी उठता हूँ, आंखों से नींद मलता हूँ, फ्रेश होकर तैयार होता हूँ, बुक उठाकर नीचे ब्रेकफास्ट करने जाता हूँ और फिर सीधे पैनिविन की तरफ निकल पड़ता हूँ। मैं चलते चलते अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी सड़क किनारे 2 टैक्सी आकर रुकती हैं। उनमें से 8 आदमी उतरते हैं। मैं उनींदी नजरों से उनकी तरफ देखता हूँ। तभी पूरा ग्रुप सीधे मेरी तरफ चलता हुआ आता है। उनमें से एक मुस्कुराकर कहता है, हेलो सर। पहले अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम मार्कस है। उसके बाद बाकी लोग भी एक एक करके अपना नाम बताते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा थे कि मैं उनके नाम याद ही नहीं रख सकता था। मैं हैरानी से पूछता हूँ, रुको, तुम लोग मुझे जानते हो? मार्कस मुस्कुराकर कहता है, कल पैंजुआन में आपने स्ट्रीट स्टॉल से जो बुक खरीदी थी, हमने देखा था। हमें उस बुक में बहुत इंटरेस्ट है। क्यों ना कहीं बैठकर आराम से बात करें? मैं हल्का सा सिर हिलाता हूं। अब मुझे सब समझ आ चुका था। ये लोग सीधे उस बुक के लिए आए हैं। मैं सीधा पूछता हूं, तुम लोग उस कैरेक्टर्स वाली स्ट्रिंग के लिए आए हो, सही? मार्कस बिना झिझक कहता है, हाँ। मैं पूछता हूं, आखिर वो है क्या? ये सुनते ही सब लोग एकदम चुप हो जाते हैं। कोई भी तुरंत जवाब नहीं देता। तभी कुछ और टैक्सी वहां आकर रुकती हैं। उनमें से भी कई लोग उतरते हैं। वो चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं, मुझे देखते ही पहचान लेते हैं और तेजी से मेरी तरफ आ जाते हैं। हेलो सर। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में दर्जनों लोग मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। पहली नजर में उनके कपड़े साधारण लग रहे थे, लेकिन ध्यान से देखने पर सब हाई एंड ब्रांड्स थे और हर एक के चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, साफ था। इनमें से कोई भी आम इंसान नहीं था। मुझे तो अब यह शक होने लगा था कि यहां मौजूद हर आदमी अपने अपने फील्ड का कोई बड़ा नाम है, और ऐसा लग रहा था कि इन सबको पहले से ही पता है कि उस स्ट्रिंग का मतलब क्या है। क्या सिर्फ मैं ही हूं जिसे कुछ नहीं पता? ये सोचकर मुझे थोड़ी झुंझलाहट होती है, लेकिन तभी मेरे दिमाग में अचानक कुछ क्लिक करता है। मैं भीड़ की तरफ मुड़ता हूं। तभी एक आदमी बोलने ही वाला होता है, सर। मैं तुरंत हाथ उठाकर उसे रोक देता हूं। एक शब्द भी मत बोलना। मैं दोबारा भीड़ की तरफ देखता हूं। अगले ही पल आसपास खड़े लोग आपस में जोर जोर से बातें करने लगते हैं। उसी पल मुझे सब समझ में आ जाता है। यंग मैन, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, 100 मिलियन से भी ज्यादा। कल जो बुक तुमने खरीदी थी, उसमें जो स्ट्रिंग लिखी है वो बिटकॉइन पब्लिक की है। कुछ भी हो जाए, वो बुक मत बेचना, मत बेचना। ये सब लोग बार्गेन मारने आए हैं। जो सबसे पहले आया था वो मार्कस है, टॉप एआई कंपनी का पार्टनर। उसके बगल वाला कोई फेमस इन्फ्लुएंसर लगता है, और लेफ्ट वाला टेक कंपनी का पार्टनर है। अब मुझे समझ आ गया कि इतने बड़े बड़े कोडिंग एक्सपर्ट्स चुप क्यों थे। मुझे लगा था कि शायद किसी की नजर उस स्ट्रिंग पर नहीं गई, लेकिन सच तो ये था कि हर एक ने उसे पहचान लिया था, और हर कोई यहां सिर्फ बार्गेन मारने आया था। क्या चालाक लोग हैं। मैं शांत आवाज में कहता हूं, सब लोग अपने अपने घर जाइए, ये बुक सेल के लिए नहीं है।
इतना कहकर मैं मुड़कर चलने लगता हूँ। मेरी आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था। बार्गेन मारना इंसानी फितरत है। अगर मैं इनकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। इसमें सही या गलत जैसी कोई बात नहीं थी। मेरी बात सुनते ही पूरी भीड़ मेरे पीछे चल पड़ती है। हर तरफ से आवाज़ें आने लगती हैं। सर, वो बुक आपके किसी काम की नहीं है। 2 मिलियन कैसे रहेंगे? 3 मिलियन। आप भी हमारी तरह बार्गेन हंटर ही हैं। अगर नहीं बेच रहे तो सिर्फ इसलिए क्योंकि प्राइस सही नहीं लगी। बताइए ना, आपकी प्राइस क्या है? तभी एक आदमी आगे बढ़कर कहता है, सर, सच कहूं तो इसमें छुपाने जैसी कोई बात नहीं है। मैं साफ साफ बता देता हूं। कल वाली स्ट्रिंग एक बिटकॉइन पब्लिक एड्रेस है। शायद आपको बिटकॉइन के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा, इसलिए मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। मैं सिर हिलाकर कहता हूं, सच कहूं तो मुझे इसके बारे में कुछ खास नहीं पता। बताइए। वो समझाना शुरू करता है। बिटकॉइन में पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों होती हैं। कल वाली स्ट्रिंग पब्लिक की थी। पब्लिक की मदद से कोई भी उसकी इंफॉर्मेशन देख सकता है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और अकाउंट में कितने बिटकॉइन है ये भी। मैं पूछता हूं, मतलब तुम लोग पहले ही देख चुके हो कि उस अकाउंट में क्या है? वो जवाब देता है, हाँ, उसमें 280 बिटकॉइन है। आज बिटकॉइन की प्राइस $60,000 प्रति कॉइन चल रही है। मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। मुझे पहले से पता था कि उसकी टोटल वैल्यू 100 मिलियन युआन से भी ज्यादा है। वो आगे कहता है, $60,000 प्रति कॉइन के हिसाब से उसकी वैल्यू का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन पब्लिक की से सिर्फ इतना ही दिखता है। असल में उन बिटकॉइंस का मालिक बनने के लिए प्राइवेट की चाहिए। प्राइवेट की के बिना आप कॉइन्स देख तो सकते हैं, लेकिन उन्हें यूज से नहीं कर सकते। इस बुक में सिर्फ पब्लिक की है। प्राइवेट की भी है या नहीं, ये किसी को नहीं पता। सर, हम लोग असल में सिर्फ एक चांस खरीदना चाहते हैं। मैं मन ही मन मुस्कुराता हूं। किसने कहा कि मुझे पहले से सब नहीं पता? बुक के अंदर आगे एक और पेज पर दूसरी स्ट्रिंग भी लिखी हुई है। लेकिन वो आदमी फिर कहता है, क्या आप श्योर हैं कि दूसरी स्ट्रिंग ही प्राइवेट की है? हो सकता है वो भी सिर्फ एक और पब्लिक की हो। जब तक लॉगिन करके चेक नहीं करेंगे तब तक कोई नहीं जान सकता। उसकी बात बिल्कुल सही थी। फिर वो सीधे कहता है, 10 मिलियन। अगर आप मान जाएं तो अभी लॉयर बुलाकर यहीं ट्रांसफर कंप्लीट कर देते हैं। मुझे महसूस हुआ कि यह आदमी पहले वाले की तरह इन्फॉर्मेशन छुपाकर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसे उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। वो बेवकूफ़ नहीं था, बल्कि बहुत स्मार्ट था, इसलिए वो खुलकर डील कर रहा था। अगर प्राइस सही होती तो शायद डील सच में हो भी जाती, लेकिन रिस्क सिर्फ मेरा नहीं था, उनका भी था। जैसा उसने खुद कहा, हो सकता है दूसरी स्ट्रिंग भी सिर्फ एक पब्लिक की हो, प्राइवेट की नहीं। अगर ऐसा निकला तो उनके पूरे 10 मिलियन डूब जाते, लेकिन अगर उनकी गैस सही निकली तो बदले में 100 मिलियन से भी ज्यादा मिलते। वो फिर बोला, सर, ये 10 मिलियन का ऑफर सिर्फ अभी के लिए है, सिर्फ तब तक जब तक आपने खुद लॉगिन करके चेक नहीं किया। अगर डील करनी है तो अब से आप हमारे साथ ही रहिए, ताकि हमें यकीन रहे कि आपने चुपके से पहले लॉगिन नहीं कर लिया। वाह, क्या चाल चली है। अगर मुझे कंफर्म करना है कि दूसरी स्ट्रिंग प्राइवेट की है या नहीं, तो ये लोग चाहते हैं कि मैं उनकी नजरों के सामने ही लॉगिन करूं। भीड़ में से कोई कहता है, अगर मैं होता तो 10 मिलियन लेकर तुरंत बेच देता। हाथ का कैश ही असली कैश होता है। कौन जाने दूसरी स्ट्रिंग सच में प्राइवेट की हो भी या नहीं। मैं उस आदमी को हल्की सी तारीफ भरी नजर से देखता हूं। मानना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स खेलने में यह आदमी माहिर था। अगर मेरे पास मेरा सिस्टम नहीं होता तो शायद मैं सच में इस ऑफर के बारे में सोचता, लेकिन अगर जैसी कोई बात थी ही नहीं। मैं मुस्कुराकर कहता हूं, जब तुम लोग मुझे जानते ही हो तो ये भी जानते होगे कि मैं प्रोफेशनल बार्गेन हंटर हूं। बार्गेन हंटिंग का मतलब ही होता है छोटा रिस्क लेकर बड़ा प्रॉफिट कमाना। 10 मिलियन वाकई लुभावने हैं, लेकिन मैं ये गैम्बल खेलना पसंद करूंगा। वो आदमी मुस्कुराकर सिर हिलाता है। जब आपने इतना साफ कह दिया तो अब और फोर्स करना ठीक नहीं होगा। ये मेरा कार्ड रख लीजिए। अगर कभी इस फील्ड में कोई मदद चाहिए हो तो कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कार्ड लेकर कहता हूं, थैंक यू। बुक तो मैं आपको नहीं बेच सकता, लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी जरूर खत्म कर सकता हूं। मैं अभी यहीं लॉग इन करके सबको दिखाता हूं। पूरी भीड़ की बेचैन नजरों के बीच मैं धीरे धीरे अपना फोन निकालता हूं, वेबसाइट खोलता हूं और की एंटर करता हूं। अगले ही पल मेरी आंखें चमक उठती हैं। क्या हुआ? वर्क किया? क्या वो सच में प्राइवेट की थी? लॉग इन हो गया? कुछ बोलिए। मैं मुस्कुराकर कहता हूं, हो गया। मैं फोन ऊपर उठाकर सबको दिखाता हूं। स्क्रीन पर बिटकॉइन अकाउंट पूरी तरह लॉग इन हो चुका था। नो वे, ये सच में वर्क कर गया। 280 बिटकॉइन। पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई शॉक में जम जाता है, और मैं तो अभी तक इसके लिए दुखी हो रहा था कि इसने 10 मिलियन नहीं लिए। मैं कितना बेवकूफ हूं। ये सब सच है। 10 युआन की खरीदी हुई बुक ने इसे 100 मिलियन युआन से भी ज्यादा का मालिक बना दिया। हे भगवान, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ लोगों के दिल टूटने की आवाजें आ रही हों। तभी कोई आखिरी बार पूछता है, अब तो बेच दोगे? मैं बिटकॉइन का रीसेंट प्राइस ट्रेंड देखता हूं। मार्केट बिल्कुल स्टेबल थी, कोई खास वॉलेटिलिटी नहीं थी। मैं पेज बंद कर देता हूं और मुस्कुराकर कहता हूं, नहीं, मुझे पैसों की कमी नहीं है। मैं नहीं बेचूंगा। आगे प्राइस और भी बढ़ सकती है। चलता हूं एवरीवन। इतना कहकर मैं किसी की तरफ दोबारा देखे बिना सीधे एंटीक मार्केट के अंदर वापस चला जाता हूं।
मेरे जाते हुए हर कोई बस उसी पल को याद कर रहा था जब स्क्रीन पर बिटकॉइन अकाउंट लॉगिन हुआ था। वहां मौजूद हर आदमी पछतावे में अपना सीना पीट रहा था। धत्तेरे की! काश मैंने सीधे 50 मिलियन ऑफर कर दिए होते। चारों तरफ सिर्फ पछतावा ही पछतावा था। उधर मैं एंटीक डिस्ट्रिक्ट में वापस पहुंच चुका था कि तभी मैंने दो लोगों को जल्दी जल्दी भागते हुए देखा। मैं उनकी बात सुनने लगा। सुना क्या? पास वाले स्क्रैपयार्ड में कल गलती से जंक समझकर पूरा का पूरा एक क्रेट एंटीक का आ गया है। अब हर कोई वहां से ट्रेजर उठाने भाग रहा है। पूरा का पूरा क्रेट एंटीक का? ये सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। मुझे भी तुरंत जाकर देखना होगा। और ऐसी चीजों की असली कीमत पहचानने के लिए मेरा माउस बिल्कुल परफेक्ट था। जब तक मैं स्क्रैपयार्ड पहुंचा, वहां पहले से ही लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। मैं किसी तरह भीड़ में घुसा, लेकिन आखिर में जाकर एक डॉग के ठीक सामने फंस गया। आगे जाने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं नीचे झुककर उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। तभी बिना इरादे के मेरा कर्सर उसके बोल पर चला गया। डॉग बोल, मार्केट वैल्यू 30 मिलियन युआन। हे भगवान, इस डॉग बोल की कीमत 30 मिलियन युआन है। मुझे ये बोल हर हाल में लेना होगा, लेकिन मैं अपनी दिलचस्पी जाहिर भी नहीं कर सकता था। लगभग 2 घंटे इंतजार करने के बाद आखिरकार भीड़ कम होने लगी। तभी मैं स्क्रैपयार्ड के ओनर के पास गया। सुना है आपके पास काफी एंटीक आए हैं, क्या मैं देख सकता हूं? ओनर हंसकर बोला, अच्छा, तुम्हें भी उस क्रेट की खबर मिल गई? कुछ अच्छा बचा है? मैंने पूछा। वो सिर हिलाकर बोला, थोड़ी देर कर दी। ज्यादातर बढ़िया चीजें लोग पहले ही चुनकर ले गए। जो बचा है सब अंदर पड़ा है। जो पसंद आए उठा लो। एक पीस का 5000 युआन। निकलते वक्त पेमेंट कर देना। यानी हर चीज की एक ही प्राइस। यहां सब कुछ नॉलेज के दम पर था, लेकिन मेरे पास तो माउस था, इसलिए मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी। मैं अंदर गया और देखकर हैरान रह गया। सच में वहां कई अच्छी चीजें पड़ी थीं। एक विंटेज रोलेक्स पॉकेट वॉच, मार्केट वैल्यू 8000 युआन। लेकिन जितना अच्छा सामान था, उतना ही जंक भी पड़ा था। यहां तक कि कुछ फेक एंटीक भी इतने असली लग रहे थे कि कोई भी धोखा खा जाए। ये ओनर भी बड़ा चालाक था। एंटीक क्रेट की रूमर का फायदा उठाकर जितने लोगों को बेवकूफ बना सकता था, बना रहा था। सच में एंटीक की दुनिया बहुत गहरी है। मैंने सोचा, चलो कुछ सामान उठा ही लेता हूं। इससे मेरा असली टारगेट, डॉग बोल, किसी की नजर में नहीं आएगा। मैं कई आइटम्स उठाकर बाहर निकला। मुझे देखकर आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। देखो, इसने सच में सामान खरीद लिया। क्या ये सारे असली एंटीक हैं? लगता है हम सच में देर से आए। दूसरा बोला, पुरानी चीजें तो हैं, लेकिन ज्यादा कीमत की नहीं। तीसरा हंसकर बोला, चलो, खाली हाथ जाने से तो अच्छा है, बाद में एंटीक मार्केट भी चलते हैं। मैं पहले ही हर आइटम चेक कर चुका था। अब मैं हाथों में कई चीजें लेकर बाहर आया। तब तक ओनर खाना बनाकर एक स्टूल पर बैठ चुका था। वो आराम से खाना खा रहा था और उसके पैरों के पास वही ब्लैक डॉग अपने बोल से खाना खा रहा था। और वही बोल मेरा असली टारगेट था। ओनर बोला, कुल 15,000 युआन। मैंने कहा, ठीक है, स्कैन से पे कर देता हूं। फिर मैंने ऐसे ही पूछा, वैसे कोई खास चीज बची है क्या? ओनर मुस्कुराया, फनी बात है, एक चीज है, देखोगे? मैं मन ही मन सोचने लगा, कहीं इसे बोल की असली कीमत का पता तो नहीं चल गया। मैं पूछता हूं, क्या चीज? ओनर उंगली से इशारा करता है। खुले चूल्हे को टिकाने के लिए एक बड़ा पत्थर रखा था। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो एक स्टोन स्टेल थी, जो बीच से साफ 2 हिस्सों में टूटी हुई थी। दोनों हिस्सों से चूल्हे का सहारा बनाया गया था। मैंने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ बोल नहीं है। ओनर बोला, इस पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है। पहले कुछ रीसेलर्स इसे खरीदना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने पूछा, बेचा क्यों नहीं? वो बोला, इतने कम पैसे दे रहे थे कि ढंग की ड्रिंक भी नहीं आती। अगर तुम्हें पसंद है तो 20,000 युआन में ले जाओ। 20,000? मैंने कहा, पहले देखने दो। मैं झुककर स्टेल देखने लगा। उसकी पूरी सरफेस तेल और कालिक से ढकी हुई थी। सिर्फ कुछ अक्षरों की हल्की सी आउटलाइन दिखाई दे रही थी। असल में क्या लिखा है समझना नामुमकिन था। मैंने चुपके से जेब के अंदर माउस उसकी तरफ एम कर दिया। आइटम, स्टेल इंस्क्राइब्ड बाय ली चोंग। दो डैमेज्ड, इट होल्ड्स ट्रिमेंडस कलेक्टर्स वैल्यू। मार्केट वैल्यू 3 मिलियन युआन। हे भगवान, ये तो सच में ट्रेजर है और ये खुद ली चोंग का इंस्क्रिप्शन है। मटेरियल की कीमत भले ज्यादा ना हो, लेकिन इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू बेमिसाल थी, मानना पड़ेगा। इस ओनर की इंस्टिंक्ट काफी अच्छी है। मैं बोला, सर, ये स्टोन निकालिए, मैं इसे लेता हूं। ओनर मुस्कुराकर बोला, जरूर। सच कहूं तो वो झूठ नहीं बोल रहा था। पहले भी कई स्टॉल वेंडर्स यहां आकर ये स्टेल देख चुके थे। सबसे ज्यादा किसी ने सिर्फ 300 युआन ऑफर किए थे। उसने मना कर दिया, जबकि उसे खुद नहीं पता था कि ये स्टेल आखिर है क्या। बस उसे इतना पता था कि इस पर राइटिंग है, और अगर राइटिंग है तो शायद एंटीक हो सकती है। इसलिए जब भी कोई बायर आता, वो उसे ये स्टोन जरूर दिखाता। लेकिन किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं लिया। आज उसने बस ऐसे ही जिक्र किया और ये सच में बिक गई। अब उसे थोड़ा पछतावा भी हो रहा था कि उसने प्राइस और ज्यादा क्यों नहीं मांगी।
तभी डॉग जोर जोर से भौंकने लगा। अरे सर, आपका डॉग तो मुझ पर ही चढ़ दौड़ रहा है, संभालिए इसे, नहीं तो इसका खाना ही उठा ले जाऊंगा। डॉग लगातार भौंकता रहा। मुझे इसी मौके का इंतजार था। मैं तुरंत उसके सामने झुक गया। ओनर हंस पड़ा। हाँ हाँ, सोचा नहीं था कि तुम इतने फनी भी हो। चलो अपना खाना खत्म करो। पास खड़ा एक आदमी मजाक उड़ाते हुए बोला, मैं आधा पैकेट स्पाइसी चिप्स की बेट लगाता हूं, ये डॉग से ज्यादा नहीं खा पाएगा। दूसरा बोला, अरे इतना भी मत छेड़ो, कहीं ये सच में डॉग को पकाकर न खा जाए। लेकिन मेरी पूरी नजर सिर्फ बोल पर थी। वो आयरन का बना हुआ था, लेकिन उसका शेप बहुत अजीब था। बोल कहलाता था, लेकिन काफी उथला, गोल और चपटा था, लगभग आधा मीटर चौड़ा, और दोनों तरफ पुराने जमाने जैसे दो हैंडल्स लगे हुए थे। पहली नजर में वो फ्राइंग पैन जैसा लगता था, लेकिन असल में वैसा भी नहीं था। उसके हैंडल्स का डिजाइन साफ बता रहा था कि वो किसी एंशिएंट वेसल का हिस्सा रहा होगा। डॉग फिर से भौंकने लगा। मैंने मुस्कुराकर पूछा, सर ये बोल सेल पर है? ओनर कुछ पल मुझे घूरता रहा। डॉग बोल? उसे लगा शायद उसने गलत सुना। तुम सच में डॉग का खाने वाला बोल खरीदना चाहते हो? आसपास खड़े लोग हंसने लगे। अरे इसे डॉग बोल चाहिए, हे भगवान, इसकी चॉइस तो कमाल की है। और लगता है ये मजाक नहीं कर रहा, सच में खरीदना चाहता है। बेचारा डॉग, कितना बैड लक है इसका। लेकिन ओनर के मन में कुछ और ही चल रहा था। रुको, यहां खड़े लोग सब तेज दिमाग वाले हैं, कहीं इसने इस बोल में कुछ खास तो नहीं देख लिया? पहले मैं खुद चेक करता हूं। वो तुरंत डॉग को एक तरफ हटाता है और बोल उठाकर ध्यान से देखने लगता है, कहीं कुछ मिस न हो जाए, इसलिए पहले डॉग का खाना एक पुराने टूटे हुए बोल में डाल देता है। फिर पूरे ध्यान से असली बोल इंस्पेक्ट करता है, और तभी उसे कुछ दिखाई देता है। ओह! बोल के नीचे कुछ नंबर्स और एक नेम खुदा हुआ था, जिसे एंटीक की जरा भी समझ न हो वो भी देखकर कह दे कि ये मॉडर्न हैंडीक्राफ्ट है। ओनर तुरंत हंस पड़ा। हाँ हाँ, ये बोल तो हमारी फैमिली में पीढ़ियों से चला आ रहा है। अगर चाहिए तो 5,000 युआन। वाह! पीढ़ियों से चला आ रहा बोल, और इस्तेमाल सिर्फ डॉग को खाना खिलाने के लिए। क्या बहाना बनाया है? आसपास खड़ी भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। किसी को भी नहीं लगा कि मैं सच में ये बोल खरीदूंगा, लेकिन मैंने उनकी हंसी पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैंने बस कहा, जरा दिखाइए। ओनर बोला, बहुत गंदा है, मैं पकड़कर दिखा देता हूं। साफ था कि वो नहीं चाहता था कि मैं उसे हाथ लगाऊं, क्योंकि जैसे ही कोई उसे ध्यान से देखता समझ जाता कि वो मॉडर्न पीस है, और डील टूट जाती। मैंने शांत होकर कहा, कोई बात नहीं, मुझे दे दीजिए। जैसे ही बोल मेरे हाथ में आया, मुझे तुरंत महसूस हुआ कि ये उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी था। ये बोल वाकई आयरन का था, और काफी मोटा भी, आसानी से 1 सेंटीमीटर से ज्यादा मोटाई थी। तभी तो इतना भारी महसूस हो रहा था। उसकी पूरी सरफेस घिसकर चिकनी हो चुकी थी, और कई जगह चमक भी रही थी। नीचे की तरफ एक नेम और नंबर्स की एक स्ट्रिंग खुदी हुई थी। जाओडाओ 01213। इसका मतलब क्या है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मैंने तुरंत माउस से चेक किया। आइटम, वेस्टर्न जाओ ब्रॉन्ज सी बेसिन। क्वालिटी एक्सीलेंट, ए नेशनल ट्रेजर लॉस्ट अमंग द पब्लिक। ये देखते ही मैं वहीं का वहीं जम गया। मैंने दोबारा आंखें झपकाकर देखा। हाँ, माउस साफ साफ ब्रॉन्ज लिख रहा था, लेकिन ये तो साफ आयरन दिख रहा है। फिर इसे ब्रॉन्ज कैसे बता रहा है? आखिर इसका मतलब क्या है? क्या माउस में कोई ग्लिच आ गया है? मुझे पूरी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इतना जरूर पता था कि यह जगह सोचने का समय नहीं है। मैंने खुद को संभाला और ओनर से पूछा, यह बोल आया कहां से? ओनर बिना पलक झपकाए बोला, जनरेशन से हमारी फैमिली में चला आ रहा है। मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। ठीक है, ठीक है, कहानी रहने दो, मैं इसे लेता हूं। ओनर हैरान होकर बोला, सच में लोगे? हाँ, तो डील पक्की। मैंने पहले 5,000 युआन कहा था। ठीक है, 5,000। ओनर मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, क्या ये आदमी पैसों से बना है? 10 गुना प्राइस बोलने पर भी बिना मोल भाव के मान गया। बोल पुराना जरूर दिखता था, लेकिन नीचे नेम और नंबर्स खुदे हुए थे। किसी भी एंगल से देखने पर यह एंटीक नहीं लगता था। क्या ये सिर्फ डॉग से बोल छीनने के लिए खरीद रहा है? रिच पीपल भी कितने अजीब होते हैं, लेकिन पैसे मिल रहे थे, इसलिए सर्विस भी पूरी थी। पेमेंट मिलते ही ओनर ने खुशी खुशी टैप वाटर से बोल धोया, फिर स्टोन स्टेल पर लगी ग्रीस और धूल भी साफ की। इतना ही नहीं, बोल पैक करने के लिए बैग भी ढूंढ कर ले आया। फिर मुस्कुराकर बोला, और देखोगे, अंदर अभी भी बहुत सामान है। शायद उसे पहली बार इतना दिल खोलकर खरीदने वाला कस्टमर मिला था, इसलिए वो बाकी सामान भी मुझे बेचना चाहता था। मैंने सिर हिलाया, जरूरत नहीं, बस ये स्टोन दूर तक पहुंचा दो। कार में बैठते ही मैंने राहत की सांस ली। आखिरकार अब मैं सच में अमीर बन चुका हूं। थोड़ा टाइम मिलते ही सबसे पहले अपनी खुद की कार खरीदूंगा। लेकिन मेरी नजर बार बार पैसेंजर सीट पर रखे उस बड़े आयरन बोल पर जा रही थी। क्या ये सच में ब्रॉन्ज है? मैं उसे हर तरफ से पलट पलट कर देखने लगा। किसी भी एंगल से वो ब्रॉन्ज नहीं लगता था। वेस्टर्न जाओ ब्रॉन्ज तो बिल्कुल भी नहीं। आखिर मैंने सोचा, घर जाकर आराम से देखूंगा। मैं एंटीक डिस्ट्रिक्ट वाले टी हाउस की तरफ लौटने लगा।
रास्ते में लोग मुझे देखकर दंग रह गए। नो वे, इसने सच में डॉग बोल खरीद लिया। ये तो हद हो गई। क्या वो बोल सच में एंटीक है? दूसरा बोला, एंटीक छोड़ो, आज इसमें जो भी खरीदा है कुछ भी नॉर्मल नहीं है। 2 पत्थर और एक डॉग बोल। तीसरा सिर खुजलाते हुए बोला, पक्का ये बार्गेन हंट कर रहा है? समझ ही नहीं आता। मेरी हर हरकत लोगों को पूरी तरह अजीब लग रही थी। उसी समय पास के एक प्राइवेट रूम में एक मशहूर आर्टिफैक्ट एक्सपर्ट अपने साथ बैठे 3 साथियों के साथ टी पी रहा था। तभी अचानक उसके हाथ से टी कप छूटकर जमीन पर गिर गया और चकनाचूर हो गया। बाकी तीनों चौंक पड़े। डॉक्टर जाओ, आप ठीक हैं? लेकिन डॉक्टर जाओ जैसे उनकी आवाज सुन ही नहीं रहे थे। उनकी नजर सिर्फ उस बोल पर टिकी हुई थी जिसे मैं हाथ में पकड़े हुए था। उनकी आंखें बिना पलक झपकाए उसी पर जमी थी। पूरा शरीर जैसे पत्थर बन गया था। डॉक्टर जाओ, तबीयत तो ठीक है? उन्होंने मुश्किल से एक शब्द निकाला, नेशनल ट्रेजर। क्या? लॉस्ट नेशनल ट्रेजर मिल गया क्या? आपको यकीन है? वो यंग मैन? डॉक्टर जाओ की आवाज भावनाओं से कांप रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने अभी अभी एक नेशनल ट्रेजर खरीदा है। कुछ देर तक वो एक्साइटमेंट में ठीक से बोल भी नहीं पाए, फिर खुद को संभाल कर बोले, मैंने सुना था कि ये यंग मैन अभी स्क्रैपयार्ड से आया है और उसने वहां से एक डॉग बोल खरीदा है। वही बोल नेशनल ट्रेजर है। स्क्रैपयार्ड का डॉग बोल? जल्दी दिखाइए। तीनों लगभग दौड़ते हुए मेरे पास पहुंचे। उनकी नजरें बोल से हट ही नहीं रही थीं। वो उसे हर एंगल से देखने लगे। जैसे ही उनकी नजर नीचे खुदे हुए नेम और नंबर्स पर पड़ी, तीनों की सांसें एक साथ तेज हो गईं। कोई शक नहीं, यही है। ये उसी ट्रेजर कलेक्शन का हिस्सा है जिसे स्कॉलर जाओ डाओ साउथवर्ड माइग्रेशन के दौरान संभाल रहे थे। 1213। उनमें से एक बोला, मैं अपने फादर को कॉल करता हूं, वही बताएंगे कि ये कलेक्शन का कौन सा पीस है। उसने तुरंत फोन निकाला, जल्दी जल्दी नंबर्स बताए और कॉल काटकर रिप्लाई का इंतजार करने लगा। बाकी लोग आपस में बातें करने लगे। ये यंग मैन आखिर डॉग बोल खरीदने क्यों आया? क्या इसने सच में इसे पहचान लिया? दूसरा बोला, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी पहचान पाना नामुमकिन है। लेकिन इसकी नजर बहुत तेज है। लगता है असली ट्रेजर इससे छुप ही नहीं सकते। शायद इसे इसकी पूरी हिस्ट्री नहीं पता। मेरा अंदाजा है कि इसे बस बोल का शेप पुराना लगा होगा, इसलिए खरीद लिया। लेकिन अगर इसे सच में पता होता कि ये क्या है तो ये इंसान नहीं होता। तभी एक आदमी बोला, बस बातें बहुत हो गईं, अभी खरीदते हैं। दूसरा तुरंत आगे बढ़ा, यंग मैन, क्या ये सेल पे है? मैं 10,000 युआन देता हूं। आसपास के लोग हंस पड़े। 10,000? अभी तो डॉग का खाने वाला बोल था। मैं मुस्कुराकर बोला, लगता है आप लोग इसे पहचान गए। आप सब इतने बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जरा प्रोफेशनल ओपिनियन तो दीजिए। एक आदमी हंसते हुए बोला, अरे नहीं, बस अच्छा लग रहा है। ट्रेजर है या नहीं हम कैसे कह सकते हैं? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? लगता है मैंने आप लोगों को जरूरत से ज्यादा समझ लिया था। फिर मैं बोल उठाकर बोला, ठीक है, मैं खुद ही इसे खोलकर देख लेता हूं। सब एक साथ चौंक गए। खोलोगे? क्या मतलब? मैंने कहा, यह बाहर सिर्फ आयरन शेल है, असली पीस इसके अंदर है। जिसने भी ये आयरन शेल वेल्ड की है उसने कमाल का काम किया है। सारे सीम्स पूरी तरह स्मूथ हैं, दिखाई भी नहीं देते। चलो इसे कट करके देखते हैं। मैंने कार्विंग नाइफ उठाया और बोल पर चलाने लगा। सामने खड़े एक्सपर्ट्स के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर इसने सच में काट दिया तो नेशनल ट्रेजर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। उनमें से एक तुरंत चिल्लाया, रुको, अब और वेट नहीं कर सकते। यंग मैन, प्राइस बोलो। मैं 100 मिलियन युआन देता हूं। क्या? 100 मिलियन? मेरा हाथ वहीं रुक गया। बाकी लोग भी शॉक में रह गए। आखिर अंदर क्या है? ये जाने बिना ही 100 मिलियन ऑफर कर रहे हैं। इनके लिए पैसा कुछ भी नहीं है क्या? मैंने पूछा, सच में 100 मिलियन? वो बिना झिझक बोला, हाँ, बस एक बार सिर हिला दो, अभी इसी वक्त ट्रांसफर कर देता हूं। मैंने पूछा, आपको पता भी है ये चीज क्या है? वो बोला, नहीं। मैं हंस पड़ा। ये बात मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं मानूंगा। पहले 10,000, फिर सीधे 100 मिलियन। अगर सच में नहीं जानते तो मैं ये बोल खा जाऊंगा। वो मुस्कुराकर बोला, तो यंग मैन, क्या कहते हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस नाइफ को थोड़ा और दबाया। स्विश, आयरन शेल कट गई। भीड़ दंग रह गई। वाह, 100 मिलियन छोड़ दिया। इस लड़के के पास सच में लोहे जैसा जिगर है, कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता। तभी आयरन शेल के अंदर असली सरफेस दिखाई देने लगी। रुको, अंदर भी काला है, लगता है अभी भी आयरन ही है। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो, अंदर राइटिंग है। अंदर की सरफेस गहरे काले रंग की थी और बीच में साफ इंस्क्रिप्शन बना हुआ था। तीनों एक्सपर्ट्स की आंखें फैल गईं। ये असली है, वेस्टर्न जाओ। इसका पूरा नाम वेस्टर्न जाओ ब्रॉन्ज शिजा बेसिन है। मैं मुस्कुराया। अरे, आप लोगों को इसका एग्जैक्ट नेम भी पता है? सामने वाला गहरी सांस लेकर बोला, ये ट्रेजर नहीं, ट्रेजर्स का ट्रेजर है। मैंने शांत होकर कहा, लगता है आप सबको पहले से ही सब पता था। तभी उनमें से एक आगे बढ़ा, यंग मैन, मैं एंटीक कलेक्टर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं। मैं इसके 400 मिलियन युआन देता हूं। फाइनल डील। 400 मिलियन? यह सुनकर मैं खुद हैरान रह गया।
ये तो मेरे माउस की दिखाई हुई प्राइस से भी 100 मिलियन ज्यादा है। मैंने बिना देर किए मुस्कुराकर कहा, ठीक है, डील। मेरे सिर हिलाते ही कुछ ही सेकंड्स में 400 मिलियन युआन सीधे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। लेकिन जैसे ही मैं फिर से एंटीक डिस्ट्रिक्ट में बार्गेन हंट करने के लिए मुड़ा, मैंने देखा कि चारों तरफ लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे भेड़ियों का झुंड अपने शिकार को देख रहा हो। मैंने चारों तरफ देखा, हर एक की नजर सिर्फ मुझ पर टिकी हुई थी। मैंने मन ही मन सोचा, रहने दो, पहले घर चलता हूं, फिर आराम से देखूंगा कि ये माउस और क्या क्या कर सकता है। घर लौटते वक्त मुझे एक और हैरान कर देने वाली बात पता चली। ये माउस लगभग हर चीज के स्टैट्स एडिट कर सकता था। लुक्स, फिजिक, वेल्थ, सब कुछ अपनी मर्जी से बदला जा सकता था। ये सिस्टम तो मेरी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। मैंने सबसे पहले अपनी कॉम्बैट पावर को करोड़ों तक बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल माउस ने एरर दिखा दिया। करंट माउस लेवल 1, कॉम्बैट पावर कैन नॉट बी एडिटेड। उसके नीचे लिखा था कि फिलहाल कौन कौन से स्टैट्स एडिट किए जा सकते हैं। मैंने अपना सिस्टम पैनल खोला। नेम, एज, हाइट, वेट, सब कुछ एडिट हो सकता था, यहां तक कि लुक्स और चार्म भी। लेकिन एक लिमिटेशन थी, दिन में सिर्फ 2 एडिट किए जा सकते थे। मैंने सोचा, ठीक है, सबसे पहले वेल्थ से शुरू करते हैं। पूरे दिन बार्गेन हंट करना मजेदार तो था, लेकिन पैसे बहुत धीरे धीरे आ रहे थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि हर बार लोगों की नजर से भी बचना पड़ता था। मैंने अपना स्टैट पैनल खोला और सीधे वेल्थ वाली जगह पर इन्फिनिट लिख दिया। उसी वक्त एक पड़ोसी मुझे बेवजह मुस्कुराते हुए देखता है। उसे लगा कि शायद मेरा दिमाग खराब हो गया है। उसने मुझ पर तरस खाती हुई नजर डाली। मैं और ज्यादा मुस्कुरा दिया। तभी सामने से एक ऐसी लड़की आती दिखाई दी जिसकी खूबसूरती जैसे इस दुनिया की ही ना हो। रास्ते में चलते हर लड़के के कदम रुक गए। मैं भी वहीं खड़ा रह गया। उसका चेहरा बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा की तरह ठंडा और घमंडी एक्सप्रेशन था। रुको, ये तो एलेना है, कैंपस की सबसे मशहूर ब्यूटी और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, हर लड़के का ड्रीम गर्ल। लेकिन अफसोस, एलेना कभी किसी लड़के को भाव नहीं देती थी। वो अपनी कोल्ड पर्सनैलिटी के लिए फेमस थी। मैंने तुरंत उसका स्टैट पैनल खोला। नेम, एलेना एज 20, हाइट 168 सेंटीमीटर, वेट 44 किलोग्राम, लुक्स 99 वेल्थ 2315231। मैं सोचने लगा, क्या इसकी एफिनिटी मेरे लिए 100 कर दूं? मैं अभी यही सोच ही रहा था कि तभी कुछ ब्लीच्ड हेयर वाले पंक्स मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उनमें से एक उंगली दिखाते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी लड़की तुम्हारी लीग में है? मैं हंस कर बोला, मैं भी कम हैंडसम नहीं हूं, है ना? वो हंस पड़ा, हैंडसम? मुझ जितना? मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। लुक्स 80-100 बुरा नहीं था, लेकिन अगर हमारी तुलना हो तो मैं अब भी उससे बेहतर था। मैंने ठुड्डी सहलाते हुए कहा, सिर्फ हैंडसम होने से क्या होता है? उसने अपने महंगे कपड़ों की तरफ इशारा किया। देख रहे हो, जो लोग रोल्स रॉयस खरीदते हैं मैं उसे पहनता हूं। सिर्फ ये आउटफिट ही 2 लाख का है। पूरी जिंदगी मेहनत करोगे तब भी नहीं खरीद पाओगे। मैं हंस पड़ा। तुम्हारे कपड़े छोड़ो, मैं तो अभी जाकर असली रोल्स रॉयस खरीद सकता हूं। वो और उसके दोस्त जोर से हंसने लगे। बातें करना तो फ्री है, मैंने मुस्कुराकर कहा। यकीन नहीं है? चलो बेट लगा लेते हैं, देखते हैं मैं रोल्स रॉयस खरीद सकता हूं या नहीं। वो बोला, कैसी बेट? मैंने कहा, अगर मैं खरीद लूं तो तुम्हारी कार मेरी, अगर नहीं खरीद पाया तो मेरे पास जो कुछ भी है सब तुम्हारा। पंक कुछ पल सोचने लगा, कहीं ये आदमी सच में कोई हिडन टाइकून तो नहीं? लेकिन उसे मेरा हुलिया देखकर यकीन नहीं हुआ। आखिर उसने कहा, ठीक है, चलो। थोड़ी देर बाद हम सब रोल्स रॉयस डीलरशिप पहुंच गए। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराकर बोली, सर, क्या आप व्हीकल परचेस करने आए हैं? मैंने कहा, नहीं। पंक जोर से हंस पड़ा, तो मान लिया हार गए? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। इतनी जल्दी मत करो, मैं कार खरीदने नहीं आया, मैं पूरी डीलरशिप खरीदने आया हूं। क्या? पूरी डीलरशिप? सिर्फ कार्स की कीमत ही सैकड़ों मिलियन थी। पंक ताना मारते हुए बोला, इतना ही शौक है तो पूरी स्ट्रीट भी खरीद लो। रिसेप्शनिस्ट बोली, सर, अगर आपका कोई सीरियस काम नहीं है तो कृपया बाहर जाइए। मैंने कहा, अपने बॉस को बुलाइए, मैं उन्हीं से बात करूंगा। वो घबरा कर बोली, सर, उन्हें ब्रेक में डिस्टर्ब किया तो मेरी सैलरी कट जाएगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, उनका नंबर दे दो। उसने सामने रखा बिजनेस कार्ड दिखा दिया। वहीं लिखा है, खुद बात कर लीजिए। मैंने कार्ड उठाया और तुरंत नंबर डायल कर दिया। हेलो, कौन? मैंने कहा, हेलो सर, मैं आपकी रोल्स रॉयस डीलरशिप खरीदना चाहता हूं। सामने से जवाब आया, नॉट फॉर सेल। मैंने शांत आवाज में कहा, टॉप प्राइस दूंगा, 1 बिलियन, 1 बिलियन। इतनी बड़ी रकम सुनते ही दूसरी तरफ कुछ पल सन्नाटा छा गया। फिर उसने पूछा, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? कॉल खत्म होते ही मैंने देखा, सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे। ये सच में 1 बिलियन खर्च करेगा? कुछ देर बाद डीलरशिप का असली ओनर खुद वहां आ गया। मेरी डीलरशिप कौन खरीद रहा है? मैंने कहा, मैं। प्राइस याद है? 1 बिलियन, एक पैसा कम नहीं। नो प्रॉब्लम,
कॉन्ट्रैक्ट निकालिए। अब पंक पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। ये सब मेरी सोच से बिल्कुल अलग हो रहा है। डीलरशिप ओनर भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर किस बैकग्राउंड का आदमी कैश में 1 बिलियन दे सकता है। मैंने सीधे अपने सिस्टम से पूरे 1 बिलियन उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। बैंक नोटिफिकेशन देखते ही उसके चेहरे पर खुशी छा गई। सर, प्लेजर डूइंग बिजनेस। हमारी बेट की बात पता चलते ही ओनर खुद पंक की कार लेने चल पड़ा। उधर मैं स्टाफ हाउसिंग कंपाउंड वापस आ गया। गेट पर मुझे मेरा पुराना रूममेट दिखाई दिया। उसके साथ एक लड़की भी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, ये मेरी गर्लफ्रेंड मिया। प्रिटी है ना? सच में मिया बहुत खूबसूरत थी। आसपास खड़े कई लड़के उसे देखकर जल रहे थे। मेरा पुराना रूममेट मुस्कुराकर बोला, और तेरी अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं बनी? उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि उसे मेरे जॉब छोड़ने की खबर मिल चुकी है और वो मुझे नीचा दिखाने ही आया है। उसकी ये स्मग स्माइल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने शांत होकर कहा, मेरी गर्लफ्रेंड आज नहीं आ पाई। वो हंस पड़ा, या फिर इतनी साधारण होगी कि दिखाने में शर्म आती होगी। आसपास खड़े लोग धीरे धीरे हंसने लगे। उसकी गर्लफ्रेंड मिया भी बोली, अरे, अगर वो मुझसे कम प्रिटी है तो शर्म आना नॉर्मल ही है। इंफीरियर फील मत करो। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगर तुम लोग इतनी ही उत्सुकता से मिलना चाहते हो तो मैं अभी अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लेता हूं। तभी मेरी नजर दूर फील्ड के पास खड़ी एलेना पर पड़ी, जो आराम से बुक पढ़ रही थी। मैंने माउस निकाला और बिना किसी झिझक के उसकी एफिनिटी मेरे लिए इन्फिनिट कर दी। अगले ही पल मेरे फोन में एक नया नंबर अपने आप सेव हो गया। मैंने तुरंत कॉल लगाया। उधर एलेना का फोन बजा। स्क्रीन पर मेरा नाम देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसने फोन उठाकर बेहद नरम आवाज में कहा, डार्लिंग। उसकी आवाज सुनते ही आसपास खड़े सभी स्टूडेंट शॉक में रह गए। कैंपस क्वीन ने कभी किसी से ऐसे बात की है? किसी को तो यह तक नहीं पता था कि उसका बॉयफ्रेंड भी है। मैंने कहा, स्टाफ हाउसिंग कंपाउंड आ जाओ। उसने बिना सोचे कहा, ओके, अभी आती हूं, और तुरंत मेरी तरफ दौड़ पड़ी। कुछ ही देर में एलेना सबके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखते ही सबकी आंखें बाहर निकलने लगीं। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके चेहरे की कोल्ड एक्सप्रेशन एक ब्राइट स्माइल में बदल गई। मेरा पुराना रूममेट हकलाते हुए बोला, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मैं मुस्कुराया, कुछ ऐसा ही। एलेना तुरंत मुंह फुलाकर बोली, कुछ ऐसा ही क्यों? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। उसकी नाराजगी देखकर सब लोग और भी शॉक में आ गए। कैंपस क्वीन खुद इस लड़के के पीछे भाग रही है? कई लड़कों के दिल वहीं टूट गए। इसमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं? मैं भी तो अमीर हूं। फिर उसने मुझे क्यों नहीं चुना? एलेना ने मेरी तरफ देखकर पूछा, सुना तुमने जॉब छोड़ दी? इसका मतलब अब तुम यहां नहीं रह सकते। चलो, मैं तुम्हारा सामान शिफ्ट करवाने में मदद करती हूं। वहां मौजूद हर इंसान हैरानी से उसे देख रहा था। क्या ये वही कोल्ड कैंपस क्वीन है? इस वक्त मेरा पुराना रूममेट और मिया दोनों क्लाउन जैसे लग रहे थे। हर किसी की नजर एलेना पर थी। मेरा पुराना रूममेट भी उसे घूरता रह गया। काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती, कितना शो ऑफ कर सकता था। उस पल मेरा ईगो पूरी तरह सेटिस्फाई हो चुका था। मैंने कहा, चलो सब लोग, अब निकलते हैं, हमें पैकिंग करनी है। इतना कहकर मैं एलेना का हाथ पकड़कर अंदर चला गया। पीछे खड़ी भीड़ बस जलती हुई नजरों से हमें देखती रह गई। तभी मेरा पुराना रूममेट अचानक बोला, आज केविन की फेयरवेल समझ लो, डिनर मेरी तरफ से। उसे अभी अभी अपनी इज्जत बचाने का तरीका सूझा था। अगर गर्लफ्रेंड में नहीं जीत पाया तो पैसों से शो ऑफ करेगा। उसने मिया से कहा, डार्लिंग, चलो किसी बढ़िया सी फूड रेस्टोरेंट चलते हैं, सुना है बहुत फेमस है। मिया मुस्कुराई, श्योर। वो फिर मेरी तरफ देखकर बोला, ज्यादा महंगा भी नहीं है, पूरे मील का बस कुछ 1000 लगेगा, सब मेरी तरफ से। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं एलेना से बोला, चलो स्ट्रीट फूड खाते हैं। एलेना मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे साथ हूं तो कुछ भी चलेगा। मिया तुरंत मुंह बनाकर बोली, स्ट्रीट फूड कितना अनहाइजीनिक होता है। एक लड़की को खुद का थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए। मेरा पुराना रूममेट भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा, लेकिन मैंने दोनों की बात पूरी तरह इग्नोर कर दी। मैं एलेना का हाथ पकड़कर कंपाउंड से बाहर निकल गया। पीछे से गुस्से में आवाज आई, इडियट ही, जर्क। किसी ने पूछा, किसे बोल रहे हो? वो चिल्लाया, उसी कंगाल को। प्रिटी गर्लफ्रेंड मिल गई तो क्या हुआ, उसे मेंटेन भी कर पाएगा। तभी पास खड़े किसी आदमी ने पूछा, राइड शेयर का इंतजार कर रहे हो, कहीं ड्रॉप कर दूं? मैं बस मुस्कुराया और कार की का बटन दबा दिया। अगले ही पल सामने खड़ी रोल्स रॉयस की हेडलाइट्स फ्लैश हुई। पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। लेकिन मेरा पुराना रूममेट तुरंत खुद को संभालते हुए बोला, क्या देख रहे हो सब, असली ओनर आने वाला होगा, हट जाओ रास्ते से। इतना कहकर उसने जल्दी से अपनी कार साइड में लगा दी और बड़बड़ाया, बेहतर है रास्ता खाली कर दूं। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी रोल्स रॉयस का कोई ओनर नहीं आया। अब वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो चुका था। अरे, असली ओनर कहाँ है? मैंने तो अपनी कार भी हटा दी, फिर वो आया क्यों नहीं? मैं मुस्कुराकर एलेना की तरफ मुड़ा, बैठो एलेना। अगले ही पल मैंने खुद रोल्स रॉयस का डोर खोल दिया। सब लोग ये नज़ारा देखकर पत्थर की तरह खड़े रह गए। मैंने देखा कि मेरा पुराना रूममेट मुझे घूरता ही रह गया। उसके चेहरे पर शॉक साफ दिखाई दे रहा था। मैं हल्का सा मुस्कुराया।
कभी भी किसी को कम मत समझो। मैं तो हमेशा लो प्रोफाइल में रहता था ताकि तुम लोगों पर कोई प्रेशर ना पड़े, लेकिन तुम लोगों ने ही मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपनी असली ताकत दिखाऊं। उसी दिन मैंने गोल्ड की प्राइस तक गिरा दी। फोन में अपना बैलेंस देखकर मैंने बिना एक पल सोचे अपनी माँ के अकाउंट में सीधे 10 बिलियन ट्रांसफर कर दिए। उसी रात मैं शहर के सबसे महंगे नाइट क्लब में जाकर ड्रिंक्स एंजॉय करने लगा। इसके बाद मेरी जिंदगी का रूटीन तय हो गया। दिन भर मैं गोल्ड कॉपी करता और रात को बर्स में जाकर खूबसूरत लड़कियों के साथ टाइम बिताता। देखते ही देखते मेरे पास इतना कैश जमा हो गया कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी मेरे सामने छोटा लगने लगा। लग्जरी कार्स, मैंशंस, ब्यूटीफुल वुमेन, सब कुछ मेरी पहुंच में था। एक दिन तो मैंने एक वेदर बलून भी बनवाया। मैं उससे हजारों मीटर ऊपर आसमान में पहुंच गया। वहां से नीचे पूरी अर्थ को देखना सच में एक अलग ही एहसास था। तभी मेरी नजर नीचे एक छोटे से आइलैंड पर पड़ी जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मैंने बिना सोचे माउस निकाला और कर्सर को डिलीट बटन पर ले गया। अगले ही पल वो पूरा आइलैंड मैप से गायब होने वाला था, लेकिन अचानक मैं रुक गया। मैंने सोचा इतनी आसानी से खत्म कर देना कुछ ज्यादा ही आसान होगा। मैंने थोड़ा मर्सी दिखाने का फैसला किया। डिलीट की जगह मैंने कट पर क्लिक कर दिया। अगले ही पल पूरा आइलैंड गायब हो गया, लेकिन मैंने उसे कहीं पेस्ट नहीं किया। घर लौटने के बाद मैंने अपने असिस्टेंट को फोन लगाया, मेरे लिए आर्कटिक की ट्रिप अरेंज करो। कॉल खत्म करने के बाद मैं मन ही मन मुस्कुराया। अगर उस आइलैंड को आर्कटिक के बीचों बीच पेस्ट कर दूं तो मजा ही आ जाएगा। इंतजार तो करना ही था, इसलिए मैं एक बार फिर पांजियायुआन एंटीक मार्केट पहुंच गया। काफी समय हो गया था माउस से बार्गेन हंट किए हुए। मैं एक एक स्टॉल पर जाकर हर आइटम स्कैन करने लगा। तभी एक आइटम पर माउस ने मार्केट वैल्यू 8,90,000 युआन दिखाया। मैं वहीं रुक गया। पहली ही स्टॉल पर इतना वैल्यूबल आइटम। तभी शॉपकीपर बोला, अरे यंग मैन, खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो आगे बढ़ो। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा, फिर पूरे स्टॉल को दोबारा स्कैन करने लगा। मेरा दिल खुशी से तेज धड़कने लगा। यहीं कहीं 8,90,000 युआन वाली चीज रखी है। मैंने कहा, सर ये जेड पेंडेंट कितने का है? उसने तुरंत जवाब दिया, 50,000। बहुत एंशियंट जेड है। मैंने माउस से डिटेल्स देखी। आइटम जारे पेंडेंट, मटीरियल क्वार्ट्स, एरा मॉडर्न, कंडीशन वॉर्न, समरी इंडस्ट्रियल वेस्ट, मार्केट वैल्यू 2 युआन। मेरा मुंह अपने आप टेढ़ा हो गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। 2 युआन की चीज 50,000 में बेच रहा है। सच में दिल बहुत काला है इसका। मैं एक एक आइटम उठाकर देखने का नाटक करता रहा और माउस से उनकी असली वैल्यू चेक करता गया। तभी अचानक मुझे वो मिल गया, एक इंसेंस बर्नर के नीचे कुशन की तरह रखा हुआ एक पुराना गंदा सा कपड़ा। माउस ने तुरंत डिटेल्स दिखाई। आइटम क्लॉथ, हैंडकरचीफ बिलोंगिंग टू एम्प्रेस मै, फाउंडिंग एम्प्रेस ऑफ द मिंग डायनेस्टी, रेयर वोवन फैब्रिक, एरा 5th ईयर ऑफ द मिंग डायनेस्टी, कंडीशन वॉर्न, मार्केट वैल्यू 8,90,000 युआन। मैं हैरान रह गया। पूरे स्टॉल में सबसे कीमती चीज कोई एंटीक नहीं, बल्कि ये पुराना कपड़ा निकला। मैंने आराम से पूरा स्टॉल दोबारा देखा और फिर जेड पेंडेंट की तरफ इशारा किया। एक्चुअली मुझे ये पसंद आया। लोएस्ट प्राइस? शॉपकीपर बोला, ये एंशियंट जेड है। कुछ दिन पहले किसी ने 80,000 ऑफर किए थे, फिर भी मैंने नहीं बेचा। मैंने पेंडेंट को गौर से देखते हुए कहा, इसमें कोई लस्टर नहीं है, कलर डेड है, अंदर एयर बबल्स हैं, मटेरियल नया है, कार्विंग भी फेक लग रही है, ये साफ फेक है। एंटीक नॉवेल्स में पढ़े हुए कुछ टर्म्स ही बोल दिए थे, लेकिन इतना सुनते ही शॉपकीपर के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ देर बाद उसने थंब अप करते हुए कहा, आज तो असली एक्सपर्ट आए हैं, चलो 99 दे दो। मैंने कहा, अब बात बनी, इसे रैप करने के लिए कोई क्लॉथ दे दो। वो बोला, ये वाला क्लॉथ भी एंटीक है, किसी सही आदमी को बेचूं तो कम से कम 2,000 मिलेंगे। मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा। लगता है इसे खुद भी इसकी असली वैल्यू नहीं पता। मैंने कहा, 20 दूंगा, लेना है तो लो। शॉपकीपर मन ही मन हिसाब लगाने लगा, 20 में भी अच्छा प्रॉफिट है। आखिर उसने कहा, ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने पेमेंट किया और क्लॉथ लेकर वहां से निकल गया। थोड़ी दूर जाकर मैंने फेक जेड पेंडेंट डस्टबिन में फेंक दिया। अब मेरे हाथ में सिर्फ एम्प्रेस माँ का हैंडकरचीफ था। सामने एक एंटीक शॉप दिखी। मैं अंदर चला गया। शॉप ओनर एक महिला थी। उसने पूछा, क्या चाहिए? मैंने कहा, एक वैल्यूएबल आइटम अप्रेज करवाना है, अगर प्राइस सही लगी तो यहीं बेच दूंगा। उसने पूछा, कौन सा आइटम? मैंने क्लॉथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने कपड़ा खोला और बार बार देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आया। आखिर उसने पूछा, आइटम कहाँ है? मैंने कहा, यही क्लॉथ, मिंग डायनेस्टी की एम्प्रेस माँ का ओरिजिनल हैंडकरचीफ। वो तुरंत किसी को फोन लगाने लगी, जल्दी आओ, मेरे पास मिंग डायनेस्टी का रेयर फैब्रिक आया है। उसने मुझे बैठने के लिए कहा और टी सर्व की। जैसे ही मैंने कप हाथ में लिया, माउस ने उसकी डिटेल्स दिखा दी। मार्केट वैल्यू 60,000 युआन। मैं हल्का सा मुस्कुराया, काफी जेनरस हैं आप। रोजमर्रा की टी भी एंटीक कप में सर्व करती हैं। ये क्यानलोंग एरा का पोर्सलिन है, चिंग डायनेस्टी की 3 इंपीरियल किल्न्स में से एक का बना हुआ। अकेला कप ही 50-60,000 का होगा। महिला पूरी तरह शॉक में आ गई। इतनी जल्दी पहचान लिया? उसने अपना परिचय दिया, मैं सोफिया हूं। और आप? केविन। लगभग आधे घंटे बाद 40 साल का एक आदमी शॉप में आया। अंदर आते ही बोला,
सोफिया, फैब्रिक कहाँ है? उसने क्लॉथ उठाकर देखा और तुरंत बोला, हाँ, ये निश्चित रूप से मिंग डायनेस्टी का हैंडकचीफ है। इंपीरियल एम्ब्रॉयडरी है, एक भी टियर नहीं, अमेजिंग कंडीशन। उसने मेरी तरफ देखा। बेचोगे? मैंने कहा, ऑफर पर डिपेंड करता है। उसने कहा, 8 लाख। मैं मुस्कुराया। लगता है आप सीरियस नहीं हैं। वो तुरंत बोला, रुको, 1 मिलियन। मैंने कुछ नहीं कहा। वो फिर बोला, अगर 1 मिलियन कम है तो 1.1 मिलियन। मैं थोड़ा मुस्कुराया। ये प्राइस तो माउस की वैल्यू से भी ऊपर है, लेकिन मैंने अभी भी जवाब नहीं दिया। वो घबरा गया। 1.2 मिलियन, इससे ऊपर नहीं जा सकता। मैंने कहा, डील। तभी मेरा फोन बजा। मिस्टर केविन, आर्कटिक ट्रिप पूरी तरह अरेंज हो चुकी है, आप जब चाहें निकल सकते हैं। मैंने कहा, ग्रेट, अभी निकलते हैं। फिर ओल्ची की तरफ मुड़कर बोला, पेमेंट कोड भेज दीजिए, मैं अभी 1.2 मिलियन ट्रांसफर करता हूं। इतना कहकर मैं शॉप से बाहर निकला और बाहर मेरा इंतजार कर रहे प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बैठकर सीधे आर्कटिक की तरफ उड़ गया।